तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब नेपोलियन हिल ने लिखी है। इस किताब का मैं आपको छोटा सा इंट्रो देता हूँ। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उनसे दूर भागता रहता है, और दूसरे वो जो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते मगर पैसा उनकी तरफ खुद चल कर आता है। सवाल ये नहीं है कौन ज़्यादा मेहनती है, सवाल ये है कौन कैसे सोचता है। नेपोलियन हिल ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों के साथ गुजारे हैं। उनसे बात की है, उनकी थिंकिंग ऑब्जर्व की है और फिर एक बात लिख दी जो इस किताब का बेस है। इंसान वो नहीं बनता जो अपने दिमाग में सोचता रहता है। थिंक एंड ग्रो सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये दिमाग के प्रोग्राम करने की किताब है। ये किताब तुम्हें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बल्कि ये सिखाती है कि वो सोच कैसे बनाई जाती है जहाँ से पैसा नेचुरली निकलता है। अक्सर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ट्रिक्स चाहते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि अगर तुम्हारी सोच गलत है तो तुम्हारी स्ट्रेटजी चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो कोलैप्स कर जाती है। इस बुक का सबसे पावरफुल आइडिया ये है कि गरीबी और अमीरी दोनों पहले दिमाग में पैदा होती है। तुम जिस चीज़ को बार बार सोचते हो, जिस चीज़ पर यकीन कर लेते हो, दिमाग उस चीज़ को तुम्हारी रियलिटी बना देता है। और यहाँ से हम पहले और सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, डिज़ायर। लेखक कहता है कि नॉर्मल विश और डिज़ायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। विश वो होती है जो तुम कभी कभी सोचते हो, लेकिन डिज़ायर वो होता है जो तुम्हारी नीड, तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस सब छीन लेता है। अमीर लोग पैसे के ख्वाब नहीं देखते, वो पैसे के लिए कमिटमेंट करते हैं। डिज़ायर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, डिज़ायर का मतलब है मैं इसके बगैर रुकूंगा नहीं। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। तुम्हारा दिमाग तब तक तुम्हारे साथ नहीं देता जब तक तुम उसे क्लियर डायरेक्शन नहीं देते। जब तुम सिर्फ बात करते हो मुझे सक्सेसफुल होना है, दिमाग कंफ्यूज रहता है, लेकिन जब तुम स्पेसिफिक हो जाते हो मुझे इतना पैसा चाहिए, इस तारीख तक चाहिए, इस तरीके से चाहिए, दिमाग तब एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर देता है। लेखक कहता है डिज़ायर वो स्पार्क है जो दिमाग को जला देता है। जिस इंसान के अंदर ये आग नहीं होती वो ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करता रहता है, और यही से लोग कहते हैं कि नसीब खराब है, हालात गलत हैं, लेकिन असल में डिज़ायर कमज़ोरी होता है। अगर तुम्हारा डिज़ायर सिर्फ पैसे तक लिमिटेड है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। जब तुम पैसे को किसी बड़ी वजह से जोड़ देते हो, अपनी फैमिली, अपनी आज़ादी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तब डिज़ायर इमोशनल बन जाता है, और इमोशनल डिज़ायर को दिमाग इग्नोर नहीं करता। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वो होती है जो एक्सरसाइज नहीं बनती। ऐसी डिज़ायर थकन के बाद भी जिंदा रहती है। ऐसी डिज़ायर ही अमीर और गरीब के दरमियान असल फ़र्क पैदा करती है। यहाँ एक बहुत सबटाइल लैंग्वेज, खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं, और वो ये है कि वो अपने डिज़ायर को रियलिस्टिक बनाना शुरू कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहता है कि जब तुम अपनी ख्वाहिश को लोगों की सोच, अपने हालात और ये अपने पास्ट फ्यूचर के स्केल से नापना शुरू कर देते हो, उसी दिन डिज़ायर मरना शुरू हो जाती है। दिमाग नेचुरली कंफर्ट के प्रेफर करता है, और जब तुम बड़ी सोच रखते हो दिमाग तुम्हें डर के सिग्नल भेजता है। ये डर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस डर को वार्निंग समझ के पीछे हट जाते हैं, जबकि असल में ये ग्रोथ का सिग्नल होता है। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को पागल साबित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी डिज़ायर एवरेज से ऊपर जाती है लोग नेचुरली तुम्हें डिस्करेज करते हैं। वो कहते हैं ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ मूवीज़ में ही होता है, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक लोग अपनी लिमिट्स को तुम्हारी लिमिट्स बना देते हैं। जो इंसान अपने डिज़ायर को छोटा कर लेता है सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, वो ज़िंदगी भर छोटा रह जाता है। लेखक ने एक बहुत पावरफुल बात कही है। वो कहता है कि डिज़ायर को लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखी हुई डिज़ायर दिमाग के लिए ऑर्डर होती है। तो जब तुम अपनी ख्वाहिश को लिखते हो तुम उसे सिर्फ एक ख्याल नहीं रहने देते, तुम उसे कमिटमेंट बना देते हो। दिमाग लिखी हुई बात को ज़्यादा सीरियस लेता है, इसीलिए हिल कहता है कि तुम ये लिखो, मुझे कितना चाहिए, कब चाहिए, और मैं उसके लिए क्या देने को तैयार हूँ, क्योंकि बिना कुर्बानी के कोई डिज़ायर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत रियल एग्जाम्पल समझो।
दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के सेम ही हालात हैं और दोनों एक ही जगह से आते हैं, दोनों सेम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। एक सिर्फ ये सोचता है काश मैं भी अमीर होता और दूसरा ये सोचता है मैं इस सिस्टम को समझ कर रहूँगा। पहला बंदा सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और दूसरा सिस्टम को यूज़ करता है। फ़र्क एजुकेशन का नहीं होता, फ़र्क डिज़ायर के लेवल का होता है। हिल के मुताबिक जब तुम्हारी डिज़ायर क्लियर हो जाती है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना शुरू कर देता है। तुम वही चीज़ें देखते हो जो पहले भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन तुम्हारा फोकस वहाँ नहीं था। ये कोई मैजिक नहीं, ये रेक्टिकुलर एक्टिविटी सिस्टम का काम होता है जो दिमाग को फ़िल्टर करता है। तुम जिस चीज़ पर फोकस सेट कर देते हो, दिमाग उसी चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर देता है। इसीलिए लोग हमेशा कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला। असल में उनका फोकस ही गलत जगह होता है। एक बहुत गहरी बात जो हिल समझाता है कि ये डिज़ायर तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक तुम उसके साथ फेथ अटैच ना कर दो। फेथ का मतलब होता है ब्लाइंड बिलीफ नहीं। फेथ का मतलब है अपनी सोच के मुताबिक इतना रिपीट करना कि वो तुम्हारा नेचुरल स्टेट बन जाए। जब तुम रोज़ अब डिज़ायर को सोचते हो, उसे महसूस करते हो, अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करते हो, तो दिमाग उस चीज़ को नॉर्मल समझना शुरू कर देता है और जो चीज़ दिमाग के लिए नॉर्मल हो जाती है वो रियलिटी बन जाती है। इसीलिए हिल लिखता है कि हर दिन अपने डिज़ायर को बोल कर पढ़ो आवाज़ के साथ, क्योंकि जब तुम सुनते हो, बोलते हो, महसूस करते हो तो दिमाग के मल्टीपल सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हारी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को कमज़ोर कर देता है और जब बिलीफ चेंज हो जाती है तो रिज़ल्ट खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक हम सिर्फ पहली लो पर हैं, लेकिन अगर तुमने यहाँ समझ लिया कि डिज़ायर कोई इमोशनल विश नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन है, तो तुम इस बुक का आधा काम यहीं से जीत चुके हो। आगे आने वाली लॉस इस डिज़ायर को सिस्टम में बदलने वाली हैं, वरना डिज़ायर अकेले रह जाएगी तो जल कर ख़त्म हो सकती है। हमारा अगला पॉइंट है फेथ। हिल कहता है कि डिज़ायर बिना फेथ के बिल्कुल उस आग की तरह होती है जिसमें लकड़ी तो होती है लेकिन चिंगारी नहीं। डिज़ायर तुम्हें शुरू करवाती है लेकिन फेथ तुम्हें बीच रास्ते में गिरने नहीं देता। यहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यकीन तब तक आता है जब रिज़ल्ट आते हैं, जबकि असल में साइकोलॉजी के मुताबिक रिज़ल्ट तब आते हैं जब यकीन पहले आ चुका होता है। फेथ कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं है, फेथ एक मेंटल कंडीशन है। दिमाग जिस चीज़ को बार बार सुनता है, हर बार बार देखता है, बार बार महसूस करता है, वो उसे सच समझना शुरू कर देता है। हिल ने यहीं पर ऑटो सजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मतलब तुम अपने दिमाग को कंटिन्यूसली वही बात फीड करते रहते हो जो तुम अपनी रियलिटी बनाना चाहते हो। तुम अपने आप से वो बात करते हो जो दुनिया अभी तुम्हें कहने को तैयार नहीं। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी ऑटो सजेशन पे जी रहे होते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, ये थोड़ी मैं कर सकूँगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सब सेंटेंस तुम खुद रोज़ अपने दिमाग में रिपीट करते हो और फिर हैरान होते हो कि कॉन्फिडेंस क्यों लो हो रहा है। हिल कहता है कि दिमाग डिफरेंस नहीं करता कि बात बाहर से आ रही है या अंदर से, जो बात रिपीट होती है वही प्रोग्राम बन जाती है। अब एक छोटी सी कहानी समझो। एक आदमी था जो हर रोज़ मिरर के सामने खड़े होकर कहता था मैं फेल हो जाऊंगा। वो शायद मजाक में कहता था, लेकिन दिमाग मजाक और सीरियस में फ़र्क नहीं करता। धीरे धीरे उसके डिसीजंस वीक होते गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज झुकी हुई हो गई और फिर सच में वो फेल हो गया। दूसरी तरफ एक आदमी था जिसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो रोज़ अपने आप से कहता था मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं इसको कर लूँगा। उसके रिजल्ट धीरे धीरे आए, लेकिन आए ज़रूर। फ़र्क सिर्फ सेल्फ टॉक का था। हिल यहाँ एक पावरफुल बात कहता है। वो कहता है कि फेथ और फेयर एक दिमाग में साथ नहीं रह सकते। जहाँ फेयर होता है वहाँ फेथ निकल जाता है और जहाँ फेथ होता है वहाँ फेयर कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए अमीर लोग फेयर फ्री नहीं होते, लेकिन वो फेयर को अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं करने देते। वो अपनी इंटरनल आवाज़ को ट्रेन करते रहते हैं। फेथ बिल्ड करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल तरीका ये है कि तुम अपनी डिज़ायर को डेली एक रूटीन बना लो। लिखो, बोलो, सुनो। जब तुम अपनी बात अपने कानों से सुनते हो तो वो सिर्फ ख्याल नहीं रहती, वो कमांड बन जाती है। इसीलिए हिल कहता है कि अफर्मेशन सिर्फ सेंटेंस नहीं होता, वो इमोशन के साथ बोला गया डिसीजन होता है।
यहाँ एक और डीप साइकोलॉजी की लेयर आती है। जब तुम खुद पर यकीन रखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तुम्हारी आवाज़ का टोन चेंज हो जाता है, तुम्हारे आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, लोग समझ आने लग जाते हैं, लेकिन वो महसूस कर लेते हैं कि ये बंदा अपने ऊपर यकीन रखता है। और दुनिया का एक यूनिवर्सल रूल है, लोग उस इंसान पर यकीन करना शुरू कर देते हैं जो खुद पर यकीन करता है। हिल के मुताबिक फ़ैद का मतलब ये नहीं कि तुम कभी डाउट महसूस नहीं करोगे। डाउट आता है लेकिन तुम्हें उसे रहने नहीं देना होता, तुम उसे चैलेंज करते रहो। तुम अपनी पुरानी फेलियर्स को फाइनल नहीं बनाते, तुम उन्हें सिर्फ फीडबैक समझते हो। और जब तुम्हारा दिमाग फीडबैक को लर्निंग में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। इस स्टेज पर आकर अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फेक फील करता हूँ जब मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। हिल का जवाब बहुत क्लियर है, हर चीज़ जो आज तुम्हारी रियलिटी है कभी फेक ही थी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी सोच सब प्रैक्टिस से रियल बने। फैथ भी प्रैक्टिस से रियल होता है। यहाँ तक आते आते अगर तुम समझ गए हो कि फैथ कोई इमोशनल विश नहीं बल्कि एक ट्रेंड माइंडसेट है तो तुम थिंक एंड ग्रोथ का सबसे पावरफुल सीक्रेट पकड़ चुके हो। अब आने वाला कॉन्सेप्ट फैथ को एक्शन में कन्वर्ट करता है, वरना यकीन भी सिर्फ ख्याल बनकर रह जाता है। हमारा अगला पॉइंट है ऑटो सजेशन, खुद से बात करने का फ़न। यहाँ थिंक एंड ग्रो का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ किताब सिर्फ थ्योरी नहीं रहती बल्कि तुम्हारे डेली लाइफ का सॉफ्टवेयर बन जाती है। हिल कहता है कि तुम्हारा दिमाग 24 घंटे किसी न किसी आवाज़ को सुन रहा होता है और वो आवाज़ ज़्यादातर तुम्हारी अपनी होती है। मसला ये है कि हम इस आवाज़ को रैंडम छोड़ देते हैं जबकि सक्सेसफुल लोग इस आवाज़ को कंट्रोल करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब ये नहीं कि तुम मिरर के सामने खड़े होकर बस झूठ बोलना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने दिमाग को बार बार एक ही डायरेक्शन में ट्रेन करते रहो, बल्कि उसी तरह जैसे जिम में मसल ट्रेन होते हैं। तुम्हारा दिमाग बात बात सुनता है, वो उसे ट्रुथ मान लेता है, चाहे वो बात सच हो या झूठ हो। और यहीं से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें रोज़ अपने आप से रिपीट करते रहते हैं। सोचो, तुम जब फेल होते हो और तुम खुद से कहते हो मैं हमेशा ही ऐसा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, तुम्हारा लक ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो तुम असल में अपने दिमाग को ऑर्डर दे रहे होते हो कि इसी लाइन पर चलना है। दिमाग डिफरेंस नहीं करता कि बात मजाक में कही गई है या सीरियस में, वो सिर्फ रिपीटेशन देखता है। जिस चीज़ की रिपीटेशन ज़्यादा होती है वहीं बिलीफ बन जाता है। हिल यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल देता है। वो कहता है कि तुम जो बनना चाहते हो पहले अपने आप में उसी तरह बात करना शुरू करो। अगर तुम खुद को हमेशा छोटा समझोगे तो दुनिया तुम्हें छोटा ही रखेगी, लेकिन जब तुम अपनी सेल्फ टॉक चेंज करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे चॉइस और तुम्हारी एनर्जी चेंज होने लगती है। एक रियल लाइफ सीन समझाता हूँ। दो लोग एक ही प्रॉब्लम का फेस करते हैं। एक कहता है ये प्रॉब्लम मुझे तोड़ देगी, दूसरा कहता है ये प्रॉब्लम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। प्रॉब्लम सेम होती है लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि पहले ने अपने दिमाग को विक्टिम बनने का ऑर्डर दिया और दूसरे ने ग्रोथ का। ऑटो सजेशन असल में तुम्हारा दिमाग किस रूल में काम करेगा ये डिसाइड करता है। हिल के मुताबिक ऑटो सजेशन तब पावरफुल होती है जब उसके साथ इमोशन जुड़ जाता है। सिर्फ अल्फाज बोलना काफ़ी नहीं, तुम्हें वो महसूस करना भी होता है। जब तुम अपनी बात को महसूस करते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस ही वो जगह है जहाँ से हैबिट, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस निकलते हैं। कॉन्शियस दिमाग प्लान बनाता है लेकिन सबकॉन्शियस दिमाग उस प्लान को चलाता है। इसीलिए हिल कहता है कि अपने डिज़ायर और फेथ को लिखो, फिर उसे रोज़ सुबह और रात को बोल कर पढ़ो। इस वक्त तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये वो टाइम होता है जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियानी वाली वॉल्स कमज़ोर होती हैं। जो बात इस वक्त डाली जाती है वो गहरी चलती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तुम जिस तरह खुद से बात करते हो लोग धीरे धीरे तुमसे उसी तरह बात करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम खुद को वीक ट्रीट करते हो दुनिया तुम्हें वीक ट्रीट करेगी। अगर तुम अपनी सेल्फ टॉक स्ट्रॉन्ग कर लेते हो जो तुम्हारी प्रेजेंस चेंज हो जाती है, तुम्हारा चलना, बोलना, रिएक्ट करना डिफरेंट हो जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, ये साइकोलॉजी है। हिल कहता है कि ऑटो सजेशन का सबसे बड़ा दुश्मन इनकंसिस्टेंसी है। तुम एक दिन पॉजिटिव बात करते हो, दूसरे दिन खुद को गाली देते हो, तीसरे दिन कंप्लेन करते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी सेल्फ टॉक में डिसिप्लिन रखते हैं। वो अपनी ज़ुबान से अपना फ्यूचर डिज़ाइन करते हैं।
यहाँ तक आते आते अगर तुम समझ गए हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट भी हो सकता है और ये सबसे बड़ा एनिमी भी, तो तुम थिंक एंड ग्रो के कोर सिस्टम को समझ चुके हो। अब जो आने वाला कॉन्सेप्ट है वो इससे ट्रेंड दिमाग को एक्शन और प्लानिंग के साथ जोड़ देता है, वरना सेल्फ टॉक सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन बन के रह जाती है। हमारा चौथा पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो, यहाँ अक्सर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा डिग्रीज, ज़्यादा सर्टिफिकेट, ज़्यादा बुक्स ही सक्सेस की गारंटी होती है। हिल यहाँ एक बात क्लियर करता है। वो कहता है जनरल नॉलेज तुम्हें स्मार्ट बनाती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है। दुनिया स्मार्ट लोगों से भरी हुई है, लेकिन पैसा हमेशा वैल्यूएबल लोगों के पास होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ जानो, इसका मतलब है कि तुम एक चीज़ इतनी गहराई से जानो कि लोग उसके लिए तुम्हारी तरफ देखें। अक्सर लोग हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सीख लेते हैं, फिर कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला। असल में उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी पहचान ही क्लियर नहीं होती। दुनिया को ये समझ ही नहीं आता कि ये बंदा किस काम का है। हिल के मुताबिक इल्म तब तक बेकार होता है जब तक वो एक्शन के साथ नहीं जुड़ा होता। तुम दुनिया की बेस्ट बुक पढ़ लो, बेस्ट वीडियोस देख लो, लेकिन अगर तुम उस इल्म को प्रैक्टिकल स्किल में नहीं कन्वर्ट करते तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बनकर रह जाता है। और इन्फॉर्मेशन आज के टाइम में सबके पास है, फ़र्क सिर्फ ये है कि कौन उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टम बनाकर यूज़ करता है। एक सिंपल सी मिसाल समझो, दो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, एक सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है और दूसरा किसी एक स्किल पर फोकस कर रहा है। दोनों के पास सेम इंटरनेट है, सेम टाइम है, लेकिन कुछ सालों बाद एक कंप्लेन करता है और दूसरा डिमांड में होता है। फ़र्क लक का नहीं, फ़र्क स्पेसिफिकेशन का होता है। हिल यहाँ एक बात प्रैक्टिकल तौर पर समझाता है। वो कहता है कि तुम्हें खुद से ये पूछना चाहिए, लोग मुझसे किस चीज़ के लिए पे कर सकते हैं। ये सवाल ईगो को तोड़ता है, लेकिन रियलिटी दिखाता है। तुम्हारा पैशन तब पैसा बनाता है जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दुनिया इमोशन पर नहीं, सॉल्यूशन पर पैसा देती है। यहाँ एक और बात साइकोलॉजिकल लेयर भी बनाती है। जब तुम किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। तुम्हें बोलना नहीं पड़ता मैं एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारी बात, तुम्हारा काम, तुम्हारी क्लियरिटी खुद बोलती है, और जहाँ क्लियरिटी होती है वहाँ ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट के बगैर पैसा कभी नहीं आता। हिल ये भी कहता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्टैटिक नहीं होती, तुम्हारे कंटिन्यूस अपडेट रहना होता है। जो लोग एक बार स्किल सीख कर रुक जाते हैं वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा लर्नर रहते हैं, वो अपनी फील्ड का ट्रेंड, टूल्स और चेंजेस को इग्नोर नहीं करते। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है। तुम्हें हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं। हिल कहता है कि अगर तुम्हारे पास राइट लोगों का नेटवर्क हो तो उनका इल्म तुम्हारे इल्म बन जाता है। इसीलिए वो माइंडसेट का कॉन्सेप्ट लाता है जो अलग पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होता है। स्मार्ट लोग अकेले नहीं चलते, वो एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम के साथ चलते हैं। नॉलेज के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तुम रिप्लेसेबल नहीं रहते। जब तुम एवरेज होते हो दुनिया तुम्हें रिप्लेस कर देती है। जब तुम स्पेशलाइज्ड होते हो दुनिया तुम्हें अफोर्ड करने के लिए कोशिश करती है, और जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पैसा भी ज़्यादा होता है। अगर तुम समझ गए हो कि पैसा डिग्री से नहीं वैल्यू से आता है तुम थिंक एंड ग्रो का एक पावरफुल लेयर अनलॉक कर चुके हो। अब जो आने वाला कॉन्सेप्ट है वो इस इल्म और यकीन को कलेक्टिव पावर में बदलने वाला है। अब हमारा अगला टॉपिक है जहाँ से हर चीज़ पैदा होती है, इमेजिनेशन। यहाँ थिंक एंड ग्रो रिच का वो हिस्सा आता है जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ पढ़कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो समझ जाता है उसकी ज़िंदगी का एंगल ही बदल जाता है। हिल कहता है कि दुनिया की हर चीज़ दो दफ़ा पैदा होती है, पहली दफ़ा दिमाग में, दूसरी दफ़ा रियलिटी में। जो चीज़ दिमाग में पैदा ही नहीं होती वो रियलिटी में आ ही नहीं सकती। लोग इमेजिनेशन को बच्चों का काम समझते हैं, ख्वाब देखना, हवा में बातें करना, लेकिन हिल के मुताबिक इमेजिनेशन अमीर और गरीब के दरमियान सबसे बड़ी बाउंड्री है। गरीब लोग सिर्फ वो देखते हैं जो सामने होता है, और अमीर लोग वो देखते हैं जो मौजूद नहीं होता लेकिन बन सकता है। और वो चीज़ जो तुम देख सकते हो तुम उसे प्लान भी कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इमेजिनेशन और फैंटेसी में फ़र्क होता है। फैंटेसी वो होती है जहाँ तुम सिर्फ सोचते हो, इमेजिनेशन वो होती है जहाँ तुम सोच के साथ एक्शन का रास्ता भी देखते हो। हिल कहता है जब तुम इमेजिनेशन को डिज़ायर, फेथ और नॉलेज के साथ जोड़ देते हो तो वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता, वो ब्लूप्रिंट बन जाता है। सोचो ज़रा,
जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, कभी किसी ने उन्हें पहले देखा नहीं, किसी ने पहले सोचा, फिर उससे सोचकर इतनी बार इमेजिन किया कि वो नॉर्मल लगने लगी। जब कोई चीज़ नॉर्मल लगने लग जाती है, दिमाग उसके लिए रास्ता निकाल लेता है। मसला ये नहीं कि तुम्हारे पास आइडियाज़ नहीं है, मसला ये है कि तुम अपनी इमेजिनेशन को सीरियस नहीं लेते। हिल इमेजिनेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन जो नए आइडियाज़ पैदा करती है, दूसरी सेंथिक इमेजिनेशन जो पुरानी चीज़ों को नए तरीके से जोड़कर नया सोल्यूशन बनाती है। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग दोनों यूज़ करते हैं, वो ये तो नया आइडिया लाते हैं या तो पुराने आइडिया को बेटर बना देते हैं। दोनों सूरत में वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। लोग कहते हैं मेरे पास आइडिया तो बहुत हैं लेकिन मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। असल में वो अपनी इमेजिनेशन को डिसिप्लिन नहीं देते। इमेजिनेशन तब काम करती है जब तुम उसे वक्त देते हो, फोकस देते हो। सक्सेसफुल लोग इमेजिनेशन को सिर्फ फ्री टाइम का काम नहीं बनाते, वो इसे रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। हिल कहता है कि तुम्हें रोज़ थोड़ा वक्त सिर्फ सोचने के लिए निकालना चाहिए, बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। इस वक्त तुम अपनी डिज़ायर को इमेजिन करो, अपनी फ्यूचर लाइफ को देखो, अपने आप को पोजीशन में महसूस करो। ये एक्सरसाइज मोटिवेशन नहीं, ये दिमाग को ट्रेनिंग देती है। दिमाग जहाँ जहाँ इमेजिन करता है वहाँ वहाँ कनेक्शन बनता है। एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, जब तुम इमेजिनेशन यूज़ करना शुरू कर देते हो, लोग तुम्हें अनरियलिस्टिक कहना शुरू कर देते हैं। ये नॉर्मल है क्योंकि दुनिया हमेशा उन लोगों को पहले रिजेक्ट करती है जो फ्यूचर को प्रेजेंट से पहले देख लेते हैं। अगर सब तुम्हारी इमेजिनेशन को समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम एवरेज सोच रहे हो। इमेजिनेशन का सबसे पावरफुल यूज़ तब होता है जब तुम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ के एंगल से देखना शुरू कर देते हो। जहाँ बाकी लोग रुक जाते हैं, तुम सोचना शुरू कर देते हो, यहाँ से नया रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। इसी सोच से इन्वेंशन होती है, बिजनेस बनते हैं और सिस्टम क्रिएट होते हैं। अगर तुम समझ गए हो कि इमेजिनेशन सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि प्लानिंग का पहला कदम है, तो तुम थिंक एंड ग्रो रिच का इंजन रूम में आ चुके हो। अब जो आने वाला कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारी इमेजिनेशन को लोगों की पावर के साथ जोड़ देता है और यहाँ से चीज़ें तेज़ हो जाती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अकेले दिमाग से सिस्टम तक। यहाँ थिंक एंड ग्रो रिच का वो हिस्सा आता है जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेट रह जाते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच थोड़ी बड़ी होती है लेकिन उनका सिस्टम वीक होता है। हिल बिल्कुल सीधी बात कहता है, डिज़ायर, फेथ और इमेजिनेशन तब तक बेकार है जब तक उनका एक प्रैक्टिकल प्लान ना हो, और प्लान भी ऐसा जो सिर्फ कागज़ पर नहीं ज़िंदगी में चल सके। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट प्लान बना लो। हिल कहता है कि परफेक्ट प्लान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सक्सेसफुल लोग प्लान बनाकर वेट नहीं करते, वो प्लान बनाकर मूव करते हैं। जब प्लान फेल होता है वो रुकते नहीं, वो प्लान चेंज करते हैं। यहाँ पर एवरेज और सक्सेसफुल इंसान का फ़र्क पैदा होता है। एवरेज लोग एक फेलियर के बाद कहते हैं ये काम नहीं करता। सक्सेसफुल लोग कहते हैं ये तरीका काम नहीं करता। एक बहुत डेंजरस सोच होती है जो लोगों को पीछे रखती है। वो कहते हैं जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तब शुरू करूँगा। हिल कहता है कि रेडी होने का इंतज़ार करना असल में डर का दूसरा नाम है। जो लोग एक्शन नहीं लेते वो प्लानिंग के नाम पर खुद को डिले कर देते हैं, और जो लोग एक्शन ले लेते हैं उनकी प्लानिंग चलती चलती बेहतर होती रहती है। अब यहाँ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट आता है जो इस बुक का सबसे पावरफुल और मिसअंडरस्टूड हिस्सा है। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं, मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोग जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करें, कॉम्प्लीमेंट करें और तुम्हें अकाउंटेबल रखें। हिल ने ऑब्जर्व किया कि दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान अकेला नहीं था। हर किसी के पीछे एक ग्रुप था, चाहे वो नज़र आए या ना आए। एक सिंपल सी मिसाल समझो, तुम अकेले बैठकर सोच सकते हो, लेकिन जब तुम किसी और के साथ सोचते हो तो आइडियाज़ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक बंदा वो एंगल दिखाता है जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होता। मास्टरमाइंड ग्रुप असल में दिमागों का नेटवर्क होता है जहाँ एक दिमाग की कमज़ोरी दूसरा दिमाग कवर कर लेता है। हिल कहता है कि मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता, लाइफ के लिए होता है। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए तुम्हारी लेज़ीनेस को तोड़े ना, जो तुम्हें कंफर्ट जोन में रहने ना दें। ज़्यादातर लोग अपने इर्द गिर्द
ऐसे लोग रखते हैं जो उनकी कॉम्प्लीमेंट सुन लें लेकिन उनकी एक्सक्यूज़ को चैलेंज ना करें। ये ग्रुप तुम्हें इमोशनल रिलीफ देता है, ग्रोथ नहीं। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डिसीजन मेकिंग। हिल कहता है कि सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें चेंज करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में देर कर देते हैं और फिर बार बार चेंज करते हैं। जल्दी डिसीजन लेना और उस पर काम शुरू करना तुम्हारी एनर्जी को फ्लो में रखता है। बार बार सोचना और डाउट करना एनर्जी को लीक करता है। यहाँ एक बहुत रियल बात है, तुम्हारा प्लान लोगों को समझ आए या ना आए ये सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि तुम्हारा प्लान तुम्हें समझ आया कि नहीं। जब तुम्हारा प्लान क्लियर होता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्लियर होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है, लोग फिर बाद में समझ जाते हैं कि जब रिजल्ट आना शुरू होते हैं। हिल ये भी लिखता है, हर प्लान में फेलियर के चांसेस होते हैं, लेकिन हर फेलियर के अंदर एक नया रास्ता छुपा होता है। जो लोग फेलियर को पर्सनल इंसल्ट बना लेते हैं वो रुक जाते हैं। जो लोग फेलियर को डेटा बना लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। ऑर्गेनाइज प्लानिंग असल में ये है कि तुम इमोशंस के बजाय फीडबैक पर रिएक्ट करो। अगर तुम समझ गए कि अकेला चलना स्लो होता है और सही लोगों के साथ चलना स्पीड को मल्टीप्लाई कर देता है, तो तुम थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे प्रैक्टिकल फेज में आ चुके हो। अब जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो इस पूरी सोच को डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ सील कर देता है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है, जो रुकता नहीं वो जीतता है। यहाँ थिंक एंड ग्रो रिच का वो पॉइंट आता है जो असल में सब पॉइंट का टेस्ट होता है। नेपोलियन हिल कहता है कि दुनिया में आइडियाज़ बहुत हैं, प्लान्स बहुत हैं, नॉलेज बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास होती है काम करने की सलाहियत। और जो चीज़ रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत कम लोगों के पास होती है। और जो चीज़ रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ जिद करो, रेजिस्टेंस का मतलब है हर गिरने के बाद अपनी डायरेक्शन को दोबारा पकड़ लो। ज़्यादातर लोग शुरू बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, मोटिवेशन हाई होती है, एनर्जी फुल होती है, लेकिन पहली मुश्किल आती ही जब पहला रिजेक्शन आता है, जब पहली बार चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं होती, वहाँ से लोग धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। हिल के मुताबिक क्विट करना दिमाग का सबसे आसान रास्ता है और दिमाग नेचुरली आसान चीज़ को चूज़ करता है। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है दिमाग को हर बार आसान ऑप्शन चूज़ करने से रोकना। एक बहुत गहरी बात बताता हूँ जो हिल हमेशा रिपीटेडली समझाता था, तुम्हारा दिमाग तुम्हें हमेशा सेफ्टी की तरफ ले जाता है, ग्रोथ की तरफ नहीं। सेफ्टी का मतलब है रूटीन, एक्सक्यूज़, डिले। ग्रोथ का मतलब है डिस्कम्फर्ट, रिस्क और अनकंफर्टेबल। जो इंसान अपने दिमाग को डिसिप्लिन नहीं करता वो ज़िंदगी भर सेफ्टी के सर्कल में ही घूमता रहता है और फिर कहता है मेरा लक बहुत ख़राब है। प्रेजेंस का रियल टेस्ट तब होता है जब तुम कुछ अरसे तक मेहनत कर चुके हो लेकिन रिजल्ट अभी नज़र नहीं आते। ये वो फेस आता है जहाँ ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। हिल कहता है कि सक्सेस अक्सर जस्ट वन स्टेप बिफोर क्विट होता है। जो लोग उस एक कदम से पहले रुक जाते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि वो कितना करीब थे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड काम नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी इमोशंस पर कंट्रोल। जब दिल नहीं करता तब काम करना, जब थकन हो तब सिस्टम फॉलो करना, जब कोई तारीफ़ ना करे तब अपनी डायरेक्शन पर रहना। सक्सेसफुल लोग इंस्पिरेशन का इंतज़ार नहीं करते, वो रूटीन बनाते हैं और रूटीन धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। हिल यहाँ एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है कि बहुत कम लोग इसे सीरियसली लेते हैं। वो कहता है कि टेम्परेरी फेलियर और परमानेंट फेलियर में फ़र्क होता है। टेम्परेरी फेलियर वो होता है जहाँ तुम सीखते हो, परमानेंट वो होता है जहाँ तुम सीखना बंद कर देते हो। हर फेलियर के बाद थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक प्रेजेंस का हिडन बेनिफिट ये होता है कि लोग तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। जब दुनिया देखती है कि ये बंदा हर हालात में लगा हुआ है, ना कंप्लेन कर रहा है, ना ड्रामा, ना एक्सक्यूज़, तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ खुद रास्ता बनाना शुरू कर देती है। ये कोई मैजिक नहीं, ये कंसिस्टेंसी का नतीजा होता है। थिंक एंड ग्रो का असल मैसेज ये नहीं कि तुम अमीर बन जाओ। इस बुक का असल मैसेज ये है कि तुम वो इंसान बनो जो अमीर बन सकता है। पैसा एक प्रोडक्ट है,
माइंडसेट मेन प्रोडक्ट है। अगर तुम्हारी सोच चेंज हो गई तो तुम्हारी चॉइस चेंज हो जाती है, और जब चॉइस चेंज होती है तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। हिल ने ये बुक पैसा कमाने के लिए नहीं लिखी, उसने इस बुक को सोच बदलने के लिए लिखा है, क्योंकि उसने देखा था कि जो लोग अपनी सोच पर काम करते हैं दुनिया खुद उनके लिए काम करना शुरू कर देती है। डिज़ायर तुम्हें डायरेक्शन देती है, फेथ तुम्हें गिरने से रोकता है, ऑटो सजेशन तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है, नॉलेज तुम्हें वैल्यूएबल बनाता है, इमेजिनेशन तुम्हें फ्यूचर दिखाती है, और प्लानिंग तुम्हें सिस्टम देती है, और प्रेजेंस तुम्हारे फिनिश लाइन तक पहुंचा देती है। आखिरी बात हिल हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन दिखता था, वो ये है कि वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद बनाते हैं। वो हालात को ब्लेम नहीं करते, वो वक्त का रोना नहीं रोते, वो दूसरों का इंतज़ार नहीं करते। वो कहते हैं जो भी होगा मैं ज़िम्मेदार हूँ, जो कुछ किया होगा मैंने क्या होगा। और जिस दिन इंसान ये जिम्मेदारी ले लेता है उस दिन उसकी ग्रोथ रुकती नहीं। अगर आज तुम इस बुक से सिर्फ एक चीज़ ले जा रहे हो तो वो ये है, तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है, और सबसे बड़ी कैद भी। फैसला तुम्हारा है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।